Hello, good evening, sir. How are you? Hello, everyone. Welcome to our another Insta Live session of Sunday. Today we will be talking on continued professional and physiotherapy education in India, and we have with us Dr. Amar Suhel of the Curious Physio. He's a university lecturer at Maldives National University, researcher, freelance blogger. He has done his MPT in ortho from Jamia Millia Islamia and BPT from Jamia Hamdard. So I would like to welcome sir. Sir, you can join now so that we can start. हेलो हेलो। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बढ़िया, और बताओ। बस सर हम भी ठीक है भाई, अभी जस्ट आज संडे था तो थोड़ा सा फ्री टाइम था। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी सब ज्वाइन करेंगे भी धीरे धीरे। हम्म हम्म, चलो सो स्टार्ट आप लोग करते हैं। जो भी, हाँ, जो भी क्वेश्चंस होगा आप लोग ये क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। नीचे आपका क्वेश्चन सेक्शन होगा, वहां पर क्वेश्चन भी डाल सकते हैं जो हम लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। यही तो प्रॉब्लम है सर, आजकल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता। आजकल के स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम। आई थिंक लोग जुड़ गए हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। जी जी कहाँ सर, से स्टार्ट बात, करते हैं। टॉपिक ऐसा है, कहाँ से बात स्टार्ट करी जाए। कोई भी एकदम बेसिक लेवल से, क्योंकि कल, इनफैक्ट कल रात मैं भी एक स्टूडेंट के साथ इंस्टा लाइव सेशन था, उससे बात हम्म करते करते कब 2 घंटा हो गया पता नहीं चला। हम्म रिगार्डिंग प्रोफेशन, उसके क्या लगता है, फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है। हम्म तो इसलिए ये क्लास रखना, तो ये सेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो जो लोग फिजियोथेरेपी होते हैं उनको खुद नहीं पता फिजियोथेरेपी है क्या। हम्म, बिल्कुल। चलें फिर शुरू करते हैं। जी सर। हाँ तो आज का टॉप आई स्पीक इन मिक्स, ओके, इंग्लिश हिंदी बोथ। आज का टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन, बल्कि फिजियोथेरेपी एजुकेशन इन इंडिया। और अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी है इस पे डिस्कस करना, बिकॉज पूरा बाजार लगा हुआ है वर्कशॉप्स का। और कोई नंबर नहीं है। आप सुबह उठिए और 5 आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेजेस होंगे, वर्कशॉप कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए, इस टॉपिक पे कर लीजिए, उस पे कर लीजिए। तो मैंने ये सोचा कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए कि मतलब एक्चुअली गाइडलाइंस हैं क्या, मतलब क्या कोई भी कर सकता है या सब कर रहे हैं, या मतलब पर्पस क्या है। और जो हमारी मेन बॉडी है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी, राइट, पहले से WCBT बोलते थे, नाम चेंज हो गया वर्ड।
वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि एजुकेशन क्या है और कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में क्या होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये था कि बिकॉज मैं इंडिया में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व था, पढ़ाया भी था, और अब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि काफी कुछ मुझे समझ में आया है कि प्रॉब्लम क्या है। और अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी की तरफ से वेबिनार भी अटेंड किया था, इनवाइटेड, जिसमें कि दे डिस्कस्ड अबाउट दैट करिकुलम, राइट, कि होना क्या चाहिए एक्चुअली में। वो उन्होंने भी बोला कि आप सुबह उठिए और 1000 की तादाद में आपको वर्कशॉप्स के मैसेजेस आ जाएंगे। एक्चुअली में होना क्या चाहिए और कौन सी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होना चाहिए, और पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन कितना शिफ्ट हो गया है। तो काफी सारी चीजें हैं ना जिस पे हम फोकस करेंगे, होपफुली बाद में भी लोग इसको देखें, और आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंफॉर्मेटिव एंड एज पॉसिबल, ताकि ये यूज कर सके लोग, है ना, बाद में। तो ये था इसके पीछे का एम। ठीक है, अब पहली चीज हम शुरू करते हैं एंट्री एजुकेशन लेवल प्रोग्राम से, ठीक है, और इस पे फिर डिस्कशन बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग इसको सुनेंगे बाद में, वी ऑल शुड नो दैट हमारी वर्ल्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉडी ने, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने एक करिकुलम लॉन्च किया है, गाइडेंस, और उन्होंने ये बोला है कि इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हर कंट्री अपने कल्चर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना वो बनाए, क्या जी कहते सर। हैं, करिकुलम डेवलप करे, जी। राइट। सो ये जी सर। बेसिक उन्होंने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। अब आई बिलीव एवरीवन शुड रीड इट, बट एटलीस्ट जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है उनको तो पढ़ना ही चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट का बेसिक पर्पस ये है कि हमारा करिकुलम होना क्या चाहिए। अब इस पे दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। एंट्री लेवल प्रोग्राम, एक्चुअली फिजियोथेरेपी जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफेशन है। हमारा नाम कई जगह डिफरेंट है। वी आर नोन एज काइनेसियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेप्यूटिक। सो हमारा नाम जो है वो बहुत अलग अलग है अराउंड द वर्ल्ड। वी आर नॉट कॉल्ड बाय द सेम टाइटल। तो एंट्री लेवल प्रोग्राम क्या होता है और ये जॉब से कैसे रिलेटेड है, इस पे बात करते हैं पहले, राइट। तो किसी भी कंट्री में आप कोई टाइटल लेना चाहें, उसके लिए आपको एक एंट्री लेवल प्रोग्राम करना पड़ता है। एंट्री लेवल प्रोग्राम इज बेसिक बैचलर्स। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आई वांट टू बी एन अकाउंटेंट, तो मुझे बीकॉम करना पड़ेगा, दैट्स एन एंट्री लेवल प्रोग्राम। मेरा टाइटल है बैचलर्स इन कॉमर्स। Similarly, I want to be called in as a bachelor's in medicine and bachelor's in surgery, so I need to do MBBS, right? डॉक्टर का कोई टाइटल नहीं है ना, तो वो तो डिबेट यहीं से खत्म हो जाती है। एंट्री लेवल प्रोग्राम जो आपने किया, तो आपको जो टाइटल मिलेगा वो आपके करिकुलम, आपके सिलेबस, आपकी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमको जो टाइटल मिलता है वो फिजियोथेरेपिस्ट का टाइटल मिलता है। we are qualified physiotherapist to treat, diagnose, assess anyone we want independently. That's the definition of physiotherapy by WHO and everywhere else in the world. तो ये सबसे पहली शुरुआत है ना। हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम बैचलर्स है, कई कंट्रीज में डॉक्टरेट है। सो दे कॉल देम एज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, लाइक इन पाकिस्तान, इन यूएस, सम पार्ट्स ऑफ इटली। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में हम बैचलर्स हैं। और हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम जो है वो 4.5 years है या 5 years है। इसके बाद हमें एक टाइटल मिलता है जिसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम एक कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि ट्रीट कर सकते हैं किसी को भी, राइट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। नाउ इस चीज को, इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट, राइट, अगर हम इस बात को आगे ले जाएं तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि जॉब्स में जहां भी डिप्लोमा लिखा है या सिर्फ 10+2 भी लिखा हुआ मिल जाता है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग।
राइट, बैचलर आपने 10+2 कर लिया, 1 साल एक्सपीरियंस, आप आइए फिजियोथेरेपिस्ट, वो नलिफाइड हो जाता है, मतलब दैट इज इलीगल एक्चुअली, बिकॉज एंट्री लेवल प्रोग्राम जो है यूजीसी एंड वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग इज बैचलर्स. सो अगर आगे कभी ये डिबेट हो, एंड फॉर ऑल अवर स्टूडेंट हु आर वाचिंग एंड हु विल सी दीज पोस्ट, आपको इसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आइडियली जो है आपने बीपीटी किया है, राइट, डिप्लोमा इज फिनिश्ड, देयर इज नो डिप्लोमा एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो जो भी चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उनके अपने रीजन हैं, बट द बेसिक आइडिया इज कि हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम हमें एक टाइटल देता है फिजियोथेरेपिस्ट, और वो फिजियोथेरेपिस्ट इज अ बैचलर्स, राइट. तो हमारी जो जॉब स्टार्ट होनी चाहिए वो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी के बेसिस पे स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि डिप्लोमा, ना कि 10+2. कहीं सर्टिफिकेट भी लिख देते हैं, विच इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी, है ना. आप 5 साल पढ़िए और फिर आप देखिए कि सर्टिफिकेट 6 महीने का जिसने किया है वो आपके अभी फिजियोथेरेपी का. राजस्थान रॉयल्स जो कर रहा है। जी. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो हमें अपने आप को ऐसा करना है कि हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम है, हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम बैचलर्स है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट. बाकी सारी चीजें एड ऑन्स है. ये हमारा बेसिक है और ये हमारा टाइट. तो इससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी. एक तो हमारी जो जॉब पे डिबेट चलती रहती है हर वक्त, यार यार डिप्लोमा सर्टिफिकेट, दैट डिबेट शुड एंड. सेकंड इज minimum requirement for any job should be BPT minimum, right. Experience MPT is add on, you increase the salary, but minimum should be BPT. And the second thing is the title, right. So there should be no debate between डॉक्टर टाइटल पे बहुत डिबेट है और अभी भी चली रही है, बट आइडियली इवन नो वन अपार्ट फ्रॉम द पीएचडी कैन यूज इट. तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में बिकॉज पेशेंट्स कॉल अस बाय दैट नेम. तो दे कॉल यू ऑल्सो, दे कॉल अस ऑल्सो. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स कि आप क्यों यूज कर रहे हैं, है ना. इस पे जो भी ट्रीट कर रहा है वो इज अ डॉक्टर इन इंडिया, राइट. दैट्स द बेसिक. So ये थी स्टार्टिंग पॉइंट. आई होप दिस मेक्स द पॉइंट स्टार्टिंग डिस्कशन क्लियर. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इंडिया में वो मास्टर्स है, और अक्रॉस द ग्लोब भी स्पेशलाइजेशन को मास्टर्स ही बोला जाता है या पीजी डिप्लोमा भी बोला जाता है. बट द बेसिक आइडिया यही है कि आपने बैचलर्स कर लिया, अब आप या तो प्रैक्टिस करिए या तो आप मास्टर्स के लिए चले जाइए, राइट. जैसे आप मास्टर्स इन स्पोर्ट्स है, और मैं मास्टर्स इन ऑर्थो हूँ, कोई मास्टर्स इन कार्डियो है. तो हम अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन है. तो ये एंट्री लेवल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च करते हैं, हमारी थीसिस होती है, और हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं. जैसे डोपिंग आप पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते, है ना. न्यूरो वाले अलग तरीके की चीजें पढ़ते हैं. तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाते हैं. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है. जैसे साई ने जॉब्स निकाली थी, तो दे हैव हायर पॉइंट्स फॉर एमपीटी स्पोर्ट्स. सो दिस इज द यह चीज एम्फेसाइज करनी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए. अगर आप साई के फॉर्म देखें, फर्स्ट फॉर्म में नहीं था, बट देन आफ्टर दैट एवरी फॉर्म हैड एमपीटी स्पोर्ट्स है, यू विल गेट 35 पॉइंट्स. बाकी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू विल गेट 20 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स. मतलब पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे, तो आपकी प्रेफरेंस कम होती चली जाएगी इंटरव्यू, जो कि एक अच्छी चीज है. तो ये दूसरी चीज है ना, हमारा मास्टर्स. और इसके बाद हमें टाइटल जो मिलता है वो फिजियोथेरेपिस्ट विद स्पेशलाइजेशन मिलता है. तो यू आर एन एमपीटी विद एन ऑर्थोपेडिक्स और मस्कुलोस्केलेटल और स्पोर्ट्स, और मस्कुलोस्केलेटल इन स्पोर्ट, और कार्डियो और न्यूरो, जो भी हो. तो ये भी दुनिया में एवरीवेयर इट इज द गाइडलाइंस आर देयर, राइट, कि हमारे करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो उसको हम फॉलो करते हैं. तो ये है दूसरी चीज. तो पहला हो गया एंट्री लेवल प्रोग्राम, और दूसरा हो गया हमारा स्पेशलाइजेशन. तीसरी चीज जो आती है वो है कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपीडी, राइट. अब वर्ल्ड फिजियोथेरेपी कहता है कि सीपीडी हर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है. सीपीडीज क्या है? सीपीडीज इज एनी एड ऑन जो हम बीपीटी या एमपीटी की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग. तो आप एक वर्कशॉप कर रहे हैं मलिगन पे, या आप एक वर्कशॉप कर रहे हैं पीएनएफ पे, या आप सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे,
ये सब कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन है, एज द नेम सजेस्ट, राइट, कंटिन्यू। तो आप अपना प्रोफेशनल एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर योर डिग्री और योर एमपीटी, राइट। अब इस पे मार्केट बहुत गर्म है इंडिया में। सीपीडी का कोई रेगुलेशन नहीं है, बस वर्कशॉप्स चल रही हैं। अब ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है बुरी, कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, बट ज्यादा आर अनरेगुलेटेड, दे आर नॉट रेगुलेटेड, एंड कुछ भी चल रहा है। सो दे आर टीचिंग anything and everything, which is evidence based or not evidence based, they don't bother about it. It's just बस चल रहा है। तो ये 3 चीजें थी जो मुझे हाईलाइट करनी थी, एंट्री लेवल और फिर हमारा मास्टर्स और फिर हमारा आ गया सीपीटी। ओके सर। तो बेसिकली अभी रिसेंटली एक केस है, मेरे फ्रेंड का। वहां पे क्या है कि वो वहां से मास्टर्स कर रहे, ठीक है। तो उसके कॉलेज वाले ही अपने कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनको बुला के वर्कशॉप्स करा रहे हैं, ठीक है। तो उनका बोला गया है कि आई एम द फाउंडर ऑफ मायोकाइनेटिक्स, ठीक है। सो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इन्होंने दिया है 5,000 रुपीज फीस दिया है, ठीक है। और जब उन्होंने पूछा कि हम लोग सर्टिफाइड या प्रैक्टिस लिख सकते हैं, तो बोले ना, तुम लोग लिख नहीं सकते, बस तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अब ये एक बार अब देखो, पता है हमारे करिकुलम में जो भी चीज अगर लिखी हुई है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें हम सर्टिफाइड हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम दिया था जिसमें हम पास हुए, हम्म। राइट। सर्टिफाइड का मतलब यही होता है कि आपने एग्जाम दिया और आप पास हो गए, है ना। आप हम्म। आइल्स का सर्टिफिकेट देखेंगे उस पर लिखा होता है आइल्स सर्टिफाइड एग्जाम। इसका मतलब ये है कि आपने एग्जाम दिया था और आप पास हो गए। अगर आप फेल हो गए होते तो आप सर्टिफाइड नहीं होते। तो जैसे हमारे करिकुलम में अगर मैनुअल थेरेपी है और हमने वो पढ़ी है तो हम उसमें सर्टिफाइड हो गए। हम्म। अ, ये ये है बेसिक आइडिया। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हम अपनी तरफ से कराएंगे और उसी को सर्टिफाइड बोला जाएगा और उसी को सर्टिफिकेशन बोला जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी तो जगह जॉब के लोग मांगते हैं, यू शुड बी सर्टिफाइड इन टेपिंग, कपिंग, नीडलिंग। हम्म, तो क्योंकि अब इसका क्या, इसका आंसर यही है कि हमने कोर्स में किया था तो हम ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं। अब बट चल रहा है, ये भी चल रहा मैंने अपने जॉब के लिए जब अप्लाई किया 3-4 जगह, तो वहां लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम्हारे पास टेपिंग का सर्टिफिकेट है कि नहीं, नीडलिंग का सर्टिफिकेट है कि नहीं। है। तो क्योंकि ये मैंने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया नहीं है। मैंने जो सीखा है या फिर अपने सीनियर से सीखा है, उसको यूज करता था, पढ़ के जो सीखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है। हमने हमने जो कोर्स किया कॉलेज में, राइट, हम उसमें सर्टिफाइड हैं, तभी हम्म। तो हमें एमपीटी की डिग्री मिली। अगर नहीं होते सर्टिफाइड तो फेल हो गए होते, नहीं होता एमपीटी। तो ये बहुत बेकार सी बात है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे मैकेंजी हो गया, मलिगन हो गया। वहां यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दे प्रोवाइड हम्म। ओवर एंड अबव व्हाट यू लर्न इन कॉलेज, राइट। अगर आप या मैकेंजी का कोर्स करें, दे आर टीचिंग यू समथिंग व्हिच इज यूनिक, उनकी अपनी है, मतलब केस और उनका स्टडीज हैं। प्राइस प्राइस भी उससे होता है ना सर, 30,000, 40,000। लेकिन वहीं पे इंडिया में क्या 3,000 का कोर्स होता है। थोड़ा सा नाम बदल के सेम चीज को 3,000 में करा रहे हैं। बट मैकेंजी, जैसे मैकेंजी मलिगन हो गया, ये आपको एग्जाम लेंगे एंड वही। एग्जाम इज अनबायस्ड। और अगर हम्म। आप फेल हो गए तो आपको नहीं मिलेगा वो सर्टिफिकेट, चाहे हम्म। आप 30,000 दें चाहे आप 40,000। यू हैव टू पास जस्ट लाइक योर एमपीटी। तो वो तो एक अपना क्रेडेंशियल हो गया, फिर वो आपको अपने एडवांटेजेस भी देते हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे हम्म। लिस्ट करेंगे। आप अपने आगे मैकेंजी कुछ जो दिल चाहे आप एमडीटी लिखिए, है ना, पढ़ाइए जो करिए। वो तो एक स्पेसिफिक चीज होगी। बट इंडिया, हाँ जैसे तुमने बोला ये सही है, 3,000 में 5,000 में कुछ भी करा रहे हैं। हम फाउंडर हैं इसके, हम यही करा। तो भी अभी बहुत सारे लोग क्या है कि सेम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके खुद ही इंस्ट्रक्टर बन के खुद ही पढ़ा रहे हैं, अब और सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना ही साइट में सबका फोटोज अपलोड कर रहे हैं, हो गया डन। ये सबको सीपीडी मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। इनफैक्ट वो जो आपका आईएसएस से जो है, हम्म, आईएसएस है,
वो भी बहुत सारे फालतू कोर्सेज करवा रहा है। नाम से तो हम्म लगेगा बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल है, हम्म तो उसका कुछ एक वैल्यू होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके बहुत सारे कोर्सेज देखा, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अ, जो एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफाइड नहीं, वो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो ऐसे में बच्चों को मतलब तो पता कैसे चलेगी कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। तो how can they identify? Because if a kid will say that if I go to spend 30,000, I will learn. Here also 3,000, I'm just going for knowledge. I will learn here. But at the end, he'll be using the certification with the name that I am this certified, this that certified. So what should be like the mindset? तो वो तो बोलेंगे हम 3 महीने में सीख रहे हैं, 3 4 महीने में सीख रहे हैं। देख अब इस कई सारी चीजें हैं इसमें, है ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो रेस लगी हुई है, तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये लगता है कि हम पीछे रह गए, है ना। तो उनको लगता है कि यार सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या बुरा है। ये होड़ चल रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अब इसमें किसी को कन्विंस करना कि नहीं भाई आप मत करो, आप कॉलेज में जो पढ़ रहे हो वो काफी है, ये बहुत मुश्किल काम है। बट कुछ बच्चे हो जाते हैं कन्विंस। दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई कोर्स सेलेक्ट करें तो हम ये देखें कि जो टीचर है जो कोर्स करा रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और कोर्स क्या है, और ये वर्कशॉप क्या है। अगर वो सेम वही चीज है जो आपने मास्टर्स में करी है तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको जस्ट रिपीट कर रहे हो। एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप इंडिया में तो कहीं पे भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप किसी भी चीज का बनवा लो। बट द आइडिया इज आप जब कर रहे हो तो आप कुछ सीखो और उसको क्लिनिक में इम्प्लीमेंट कर सको, और वो टाइम के साथ इवॉल्व हो, एविडेंस बेस्ड हो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो सेलेक्ट करने के टाइम ये चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाती हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, बट मेरे स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि सर ये हमारे साथ वर्कशॉप में थे, अब ये वर्कशॉप करा रहे हैं। ये मतलब तो बहुत कि कॉमन है। तो उन्होंने वर्कशॉप करी, अब उन्होंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी। तो अब आप ऐसे आदमी से मतलब क्या सीखोगे। अब ना तो उसने खुद इम्प्लीमेंट किया है ना पेशेंट देखा है उसको देख के। अब ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ एक वर्कशॉप कर लूँ फिर मैं अपनी कराने लगूँ, तो इसका तो कोई क्या ही फायदा होगा स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स को ये समझाना बहुत मुश्किल, बिकॉज होल्ड लगी हुई है एक तरीके से। और प्रॉब्लम ये है कि जॉब में भी आजकल वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेशन नहीं है। तो स्टूडेंट को लग रहा है कि जो आ रहा है वो कर लो। जब हम अब लोग इनफैक्ट मास्टर्स में थे तो मुझे याद है 3 से 4 वर्कशॉप के एडवर्टाइजमेंट आते थे। अब तो आप डेली सुबह उठिए और इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट देखिए। और इसमें तो स्टूडेंट्स को भी हायर किया जाता है कि तुम इतने लाओ तो ये। हाँ बिल्कुल। अब तुम इतने लाओगे तो तुम्हारा फ्री, और तुम इतने लाओगे तो 2 लोगों का फ्री। हाँ ये भी चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल ये सब चीजें, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होपफुली स्टूडेंट्स इस चीज को समझेंगे, उनका पैसा जा कहाँ रहा है। बेकार की चीजों में करने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बस एक वर्कशॉप करी है फैल्टन मॉन पे, वो हमारे कॉलेज में हुई थी। बहुत एक्सटेंसिव थी, बहुत दिनों की थी, कॉलेज ने कराई थी। उसके बाद जब प्रैक्टिस में आए, और अब तो काफी साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, ये रियलाइज हुआ कि एविडेंस बहुत जरूरी है, और क्लिनिकल रीजनिंग अगर आपको आती है। कॉलेज में टाइप कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या वर्कशॉप करा वर्कशॉप करा, क्योंकि इसमें बहुत अंधा पैसा है, तो थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि 400 से 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर होता होगा इंडिया में ही सिर्फ। क्योंकि हाँ कॉलेजेस का तो बिल्कुल। कोई रेगुलेशन है नहीं। कॉलेजेस तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10 10 12 12। हम्म। कोई रेगुलेशन नहीं है। और आप
मतलब मैंने इंटरनेशनल कोर्स किया था एक, मुझे याद है, सीट्स थी 15, और उसमें भी मतलब 16 सीट के लिए मतलब इंस्ट्रक्टर ऐसे कर रहा था, नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई, ग्रुप नहीं बन पाएगा, हम प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे। और इंडिया में मैं अपने, मेरे स्टूडेंट कह रहा है सर हमने वर्कशॉप करी, मैं कितने स्टूडेंट थे, कह रहा 60 स्टूडेंट थे। मैंने कहा यार वर्कशॉप थी, मेला था, सबको इकट्ठा कर लिया, अब उतने में आप क्या सीखोगे? एक दिन की वर्कशॉप 9 से 5 में आप 100 बच्चे भर लो, तो क्या ही हैंड्स ऑन होना है उसमें। वो तो है सर। कि मैंने भी जो वर्कशॉप किया था, सबसे पहला लोग हमारे कॉलेज में हुआ था, क्योंकि एलुमिनियस जो मीट होता है उसमें हुआ था। तो एक तरह से फ्री था, 500 रुपीज का वर्कशॉप था, तो हम लोग चलो कर लेते हैं। तो वहीं पे टेपिंग का बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद एक कोर्स किए थे, उसी में हम लोग ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, विसरल मैनिपुलेशन, आज तक कभी यूज में नहीं आया। वो आता भी नहीं है। उसे वो सर्टिफिकेट में रखा हुआ, आज तक कभी यूज नहीं आया। हाँ तो बट अभी मैंने विसरल का कोई कोई एविडेंस ही नहीं है, बस वो चल रहा है, बस ऐसे ही लोग चला रहे हैं। अभी मैंने एक किया, रिसेंटली किया है बेफाकी। वो मैं यहाँ पे एक्सेस पेबलर यूज कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट अच्छा आ रहा है। हम्म, तो वो हाँ एक मुझे वो लगा, चलो यूजफुल है। कुछ सीखा है जो काम आ रहा है। ऐसी चीज आप करें जो आप अपनी क्लिनिक में यूज कर सकें तो ठीक है, बट अब विसरल कर लिया, अब आपको पता ही नहीं है और कभी यूज ही नहीं करना है, तो ये तो पैसे वेस्ट हो गए फिर। तो लकीली हमारे वो एलुमनी मीट में हो गए, तो पैसा लगा नहीं उतना, ना के बराबर। वरना वो भी कोर्स करवा रहे थे, तो 5 हजार का ही थे, 2 दिन का कोर्स 5 हजार का। पर लकीली मैंने किया नहीं। विसरल मैनिपुलेशन की तो मुझे फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती, मतलब क्यों वो चल रहा है, इतने उसके अगेंस्ट एविडेंस हैं, बट इंडिया में पता नहीं क्यों इतना ऑब्सेशन है ऑस्टियोपैथी को लेके, मुझे समझ में नहीं आता। इंडिया में क्या है ना सर, किसी भी चीज को आप एक अद्भुत सा नाम दे दिए चल जाएगा। हाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड से आप बना दीजिए उसको, और फिर आप मार्केट हम्म। करिए। वही, कोई भी चीज को अपना नाम दे दीजिए, फाउंडर डॉक्टर सुहेल अम्मार, हम्म, 2 3 डेजिग्नेशन लगा दो, रिसर्चर, एचओडी, हाँ बस, डन। सुहेल्स कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेशन बस चल रहा है। क्या बताएं, क्योंकि बहुत वर्कशॉप का फंडा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक जाल सा बन गया है, सब लोग उसमें फंसा हुआ है। लोगों को ये नहीं एक पता तरीके से कि बिजनेस फिजियोथेरेपी बना में क्या दिया। करता है, वो नहीं पता है। हम्म, लेकिन यही ये मैंने शुरू पता है, में हाँ, बोला, आप कपिंग अपनी करना है, बीपीटी नीडलिंग को सही करना है, से टेपिंग करें। करना है। बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, असेसमेंट, हिस्ट्री, टेपिंग, ऑन फील्ड मैनेजमेंट, बेसिक चीजें आप पूछें, पता नहीं है क्या करना है। विसरल मैनिपुलेशन, ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, और सूचर मैनिपुलेशन चल रहा है आजकल एक नया, क्रेनियल मैनिपुलेशन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब और बेसिक आप उस बच्चे से पूछ लो ना, मतलब रोटेटर कफ कहाँ है, तो उसको नहीं पता रोटेटर कफ, बट उससे मैनिपुलेट करवा लो आप। तो अब वो ऑन फील्ड जाएगा तो क्या ही करेगा, अब उसको, अब पे एथलीट बोल रहा है भाई मेरी हैमस्ट्रिंग में पेन है, उसको हैमस्ट्रिंग नहीं हम्म, मालूम। जी सर, वो तो है। लोग अपना चीज तो पढ़ते नहीं, बाकी होता है ना, अपना घर पसंद नहीं आता, दूसरा घर में झांकते फिरते हैं। हम्म, अब कायरो कायरो जो है एक प्रोफेशन है, आप जैसे हमने अपना बोला ना एंट्री प्रोफेशन, हम्म। एंट्री हम्म। एजुकेशनल हमारा होता है, तो हमारी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी की गाइडलाइंस है कि आप 4 साल 5 साल पढ़िए, आप फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे। ऐसे ही उनका अपना एक काउंसिल है कि आप 5 साल पढ़िए तो आप कायरोप्रैक्टिक बनेंगे। इंडिया में क्या चला हुआ है, आप 3 दिन की वर्कशॉप करिए और आप डॉक्टर इन कायरो हो गए। हम 2 दिन की वर्कशॉप करिए, आप डॉक्टर इन ऑस्टियोपैथी हो गए। ऑस्टियोपैथी यूके में 5 साल का कोर्स है, और यहाँ हमारे यहाँ 5 दिन 10 दिन में करिए, आप बन जाएंगे। तो यही चल रहा है, बस कोई रेगुलेशन नहीं है उसकी। वही सर, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखो, लेकिन ये मत बोलो कि अब हम कायोप्रैक्टर बन गए। हम्म, सीख के उसको यूज करो कुछ महीना कुछ साल, उसके बाद जाके हाँ हाथ फ्री होता है। ऐसे नहीं कि आज सीखे कल से स्टार्ट
हाथ फ्री हो गया, चलो हो गया। हम्म। और 3 दिन में आप क्या, मतलब क्या ही सीखना है और क्या ही आप इम्प्लीमेंट करना है, उसकी फिलॉसफी समझनी होती है, उस पर रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है। एक तो इंडिया में एविडेंस बेस का तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, किसी को मतलब नहीं, जो चल रहा है चलाओ। मेन चीज तो सर रिसर्च से तो होता नहीं है अभी भी। आई थिंक आधे यूनिवर्सिटीज में 50% में तो रिसर्च टॉपिक होता ही नहीं बैचलर्स में। हम्म। नहीं होता। मैंने कोलकाता से किया है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। हम्म। तो वहां पे क्या है कि वहां पे रिसर्च हम लोग का था ही नहीं, पर जब मैं मास्टर्स के लिए गया अन्नामला यूनिवर्सिटी, तो मेरे साथ के सबने किया हुआ है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या, ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या करते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है, हम लोग रिसर्च पढ़ नहीं सकते हैं। आप बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, आप रिसर्च पढ़ नहीं सकते, तो आपने क्या किया फिर, क्या फायदा आपका एक साइंटिफिक प्रोफेशनल कहलाने का? क्योंकि साइंस जो है वो रिसर्च पे बेस्ड है, रिसर्च जो है वो साइंस पे बेस्ड है, वाइस वर्सा। तो आप एक पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर उसका क्या ही मतलब है? अब ये वर्कशॉप आप इंडिया में कराइए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे, तो कोई नहीं आएगा। लोग बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है और क्या जरूरत है। बट आपका बेस यही है, आपने, आप एक साइंटिफिक प्रोफेशन है आप। हम लोग पहले जिमनास्ट कहलाते थे, अब हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर और आगे बढ़ गए। तो ये सब रिसर्च की वजह से हुआ है, बट वो कोई करने के लिए तैयार नहीं। बस ये बेसिक कोर्सेज करवा लो और बस, एविडेंस बेस का तो जीरो बटा सन्नाटा चल रहा है। बट अगर अभी मैंने वेबिनार करा, जैसे मैंने बताया, ये वर्ड फिजियोथेरेपी में एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट करिकुलम शुड बी एविडेंस बेस्ड। जो चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं है वो करिकुलम में नहीं होनी चाहिए। होल डिस्कशन उनका यही था। और ये तो एक चीज हो गई। अगर आप दूसरे प्रोफेशंस को देखें, मैंने वेल्लूर में, जो मैंने बताया, मैंने वर्कशॉप करी थी, देयर वर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड सर्जन, दे ओनली टॉक अबाउट एविडेंस। उनको और कोई चीज से मतलब ही नहीं। वो टॉकिंग अबाउट के एविडेंस कैसे डेवलप होगा, जनरेट होगा, हम कैसे प्रोफेशन में करेंगे। हमारे यहाँ इस चीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्लिनिशियंस तो कर ही नहीं रहे। और एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने वर्कशॉप का एक वो बना लिया है कि यहाँ से पैसे आने हैं। तो दोनों ही तरह से बंद है। और बाकी जो रिसर्च पेपर निकलते हैं बन के, उसमें भी आई थिंक मुश्किल से 30% ही सही से कोई अब खुद से बनाता है, वरना तो अच्छा पैसे डेटा देके फेक, रिसर्च पेपर ही बन रहे हैं। डेटा फेक है कई कई रिसर्च। कोई अपने आप से डेटा बना रहा है, कोई पैसे दे के डेटा बनवा रहा है, और बहुत, मतलब प्रेडिटरी जर्नल में छाप रहे हैं, और सारे चीजें करते हैं, बट रिसर्च सही से नहीं करते। ठीक है। और ऐसा भी होता है ना, मास्टर्स जो लोग डिस्टेंस में करते हैं, डिग्री तो रेगुलर रेगुलर तो मिल जाता है, बट आइडिया कुछ रहता नहीं है। अब वो डिग्री डिस्टेंस जो है वो इलीगल है। अब उस पे भी कई बार फेसबुक पे एक मुहिम चला था कि नहीं, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका भी, अब वो चल रहा है। लेकिन उसमें उसमें लिखा तो रेगुलर ही आता है ना, उसको लिखा नहीं कि हाँ, डिस्टेंस कर रहे हो। लिखा रेगुलर ही है। तो ये एविडेंस बेस्ड स्टडी का बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, जो हम मुझे लगता नहीं अभी कुछ साल तक आने भी वाला है, क्योंकि एट द एंड सबको चाहिए शॉर्ट टर्म में नोट छापो, बस दैट्स इट। बट मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, राइट, मैलडीज नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ मतलब हॉस्पिटल में भी और क्लिनिक्स में भी, मतलब इंडिया जैसे ट्रेंड नहीं है। मतलब दे आर फॉलोइंग एविडेंस एंड बड़ा, मतलब देयर इज कंसेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो आप अगर प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो देयर इज लाइक यू नीड टू कोट एविडेंस। और आप अगर गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं फिजियोथेरेपी करो, तो यू नीड टू कोट एविडेंस। तो देयर इज एंड देयर इज मच मोर अवेयरनेस, आई वुड से, देन इंडिया। एंड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब ग्राफ जो है नीचे गया हुआ। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, बट वो कुछ ही हैं। वो है सर, जैसे मेरा मानना है कि जो फॉरेन फिजियोज होते हैं, जो भी लेक्चर
इंडिया के टीचर्स, इंडिया के लेक्चर, इंडिया के प्रोफेसर का उनसे नॉलेज कम नहीं है, नॉलेज ऑन पार है। बस डिफरेंस हो जाता है ये रिसर्च बेस्ड इन्फो, एविडेंस बेस्ड इन्फो, क्योंकि वहां पर उनको इसे शुरू से उससे मिलाया जाता है। बट हम लोग का वैसा नहीं है, हम लोग का शुरू से क्या है, वही 4 साल है, मतलब अल्ट्रासाउंड घसो, आईएसटी लगाओ। इनफैक्ट तो बहुत से और कॉलेज तो मेडिकल मेडिकल नॉलेज सही से नहीं मिलता है सर, क्योंकि मेडिकल प्रोफेसर भी हो रहते नहीं, सिलेबस खत्म नहीं होता है हमारा तो। एक तो सिलेबस बाबा आदम जमाने का है, वो भी खत्म नहीं कर पाते ये लोग। फिर जल्दी जल्दी में लास्ट एक मंथ में भगाएंगे, सिलेबस खत्म, जब हो गए डन। ये बात सही है, पर करिकुलम जो है वो पुराना है, वो हमारी वजह से है। मतलब ये रिवाइज होना चाहिए। अब तो गाइडलाइंस आ गई हैं, देखो कितने कॉलेजेस को रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं सर, गाइडलाइंस तो वो आपको डब्ल्यू ने दिया है, ठीक है, लेकिन मेन वो होता है कि डिपेंड करता है कंट्री में जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, क्योंकि जब अगर हमारा ही एनआईवी, बॉडी, हाँ हमारी बॉडी जो हमारा है हमारी बॉडी वो अगर अभी, ऐसे 2 स्टोरी बिल्डिंग को फिजियोथेरेपी का कॉलेज का दर्जा दे देगा, ना खुद का ओपीडी है, ना हॉस्पिटल है, ना पेशेंट इन्फ्लक्स है, ना ढंग का टाइप है, बच्चे पैसे देकर जाके इंटर्नशिप करके 50,000 60,000, तो वो लोग कहाँ से अपडेट करेंगे सिलेबस। हाँ, तो ये इन लोगों की गलती है ना। फिर अभी ये लोग कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, डब्ल्यूसीपीटी की कॉन्फ्रेंस भी है, तो जब आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वहाँ गाइडलाइंस डिस्कस हो रही हैं, आपको आप वो चीज आपकी फर्ज बनता है कि आप अपनी कंट्री में वापस आएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। करिकुलम, देखिए जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम बना रहे हैं, उसी से एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब आईआईटी मशहूर क्यों है? क्योंकि वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक, उसकी थिंकिंग, उसकी आउटपुट अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो उसका सिलेबस है, करिकुलम है, वो बहुत एडवांस्ड है। अब आप पढ़ाएंगे 1947 की चीज, तो जो निकल के आएगा वो भी 1947 वाला ही निकल के आएगा। अब आप कम से कम इतना तो अपडेट करिए। अब बहुत सारी चीजें लैकिंग है, किस किस चीज के बारे में बात करूं? ये न्यूरो साइंस नहीं है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का तो सब्जेक्ट ही नहीं है पूरे करिकुलम में कहीं। फीसेस इतनी कम है हमारी कि आप कहीं पीएचडी अप्लाई करो तो आप क्रेडिट्स पे शॉर्ट पड़ जाते हो, आपको पेपर दिखाने पड़ते हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो बहुत ही बुरे हाल है। तो ये सारी चीजें अपडेट करने का तो अकेडमिक्स, हमारा रोल है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम करिकुलम को अप टू डेट करें। अब तो हमारे पास एक गाइडलाइंस अवेलेबल है, पहले तो चलो बहाना था कि गाइडलाइंस नहीं है। अब आपके पास एक गाइडलाइंस है जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और आगे करेगी भी। आप उस गाइडलाइंस को डाउनलोड करिए एज एन अकेडमिक, अपने कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको अपडेट करिए, है ना। और अब अपडेट करिए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब बच्चे खराब निकल रहे हैं तो बच्चों की गलती। पर जब आप कूड़ा पढ़ाएंगे तो कूड़ा ही निकले। वो तो है। इनफैक्ट पेन न्यूरो साइंस के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। लॉकडाउन के टाइम में जब मैंने माइंड एकेडमी स्टार्ट किया, तभी मैंने फर्स्ट टाइम फयाद सर के वहां से सुना था कि पेन न्यूरो साइंस से कुछ है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि पेन साइंस, पेन न्यूरो साइंस होता क्या है। तब उन्होंने मुझे 2 3 बुक सजेस्ट किया था, तो फिर मैंने उनको पढ़ा था, तब जब समझ में आया हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, अब हमारे बायोसाइको सोशल मॉडल ले लो। अब आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएं, एवरीबडी इज प्रेजेंटिंग बायोसाइको सोशल मॉडल। आप बैठ के सोच रहे हैं यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, हमें कभी पढ़ाया ही नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मिसिंग है। अब कौन इनको ऐड करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता नहीं कौन ऐड करेगा नहीं करेगा, देखो। जी सर, वो तो अभी टाइम ही लगेगा, अभी तो हमारा इंटरनल लफड़ा ही खत्म नहीं होता कभी हमारे एसोसिएशन का। वो भी है। कि अभी निहाल देखो। ने जैसे जो पोस्ट पोस्ट शेयर किया था, किसी लाइन में फिजियोथेरेपिस्ट का ड्यूटी कुछ और लिखा है, किसी लाइन में कुछ और लिख रहा है। हम्म। अब जब देखा था मैंने, जब तो जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आगे वही, कैसे होता है। जी सर, कोई तो वही क्वेश्चंस है, आए? क्वेश्चंस तो कोई नहीं है। अब उमेश तो सर आजकल बोल लोग रहे हैं क्वेश्चन, इंडियन फिजियोज लैक इन डॉक्यूमेंटेशन। हाँ वो तो है। क्वेश्चंस आजकल डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, कोई नहीं पूछता एविडेंस सर। बेस्ड, यही सब तो लैक है, हमारा लैकिंग पॉइंट है।
इनफैक्ट मेरा भी आज तक कभी डॉक्यूमेंटेशन मुझे भी बहुत बोरिंग लगता, मैंने कभी आज तक कभी किया नहीं था। जब मैं जॉब में आया, फिर क्लब के साथ जुड़ा, तब मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट किया मैंने। तो तब जाके समझ में आया डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। पर अब वो भी है, अब देखो डॉक्यूमेंटेशन हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है। अब आप जॉब में आते हो, जब किसी अच्छी जॉब में वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है अब आप डॉक्यूमेंट करिए, अब डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ा नहीं है, तब वहां प्रॉब्लम, दूसरी इनफैक्ट प्रॉब्लम आती बैचलर्स में जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था, वो डेस्क पे बैठ के पेशेंट हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन, आज ये आया, इसका नंबर पेशेंट नंबर वन, ये केस है, ये लगेगा। वो था हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बैचलर्स में किया था। है। ऐसे ही हाल है। और और कोई सवाल जवाब हो तो देखा जाए, नहीं तो फिर और तो खैर और कोई सवाल नहीं है सर। बाकी आप कभी फ्री हो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे कोई एक वेबिनार, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं बिल्कुल। हमें। हाँ देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते क्योंकि अभी मैं न्यूरो का भी क्लासेस स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो उसके बारे में देख रहे हैं, धीरे धीरे अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत, इतनी एसोसिएशन को अडॉप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम, अब देखिए कितनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो बहुत अच्छी चल रही हैं, बट कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और आप कोई आलतू फालतू वर्कशॉप कराइए, बिल्कुल रिकॉग्निशन मिलेगा। एक क्वेश्चन है सर, हाउ कैन वी मेक आवर रिज्यूम स्टैंड आउट अदर देन वर्कशॉप सर्टिफिकेट? हाउ कैन यू मेक योर रिज्यूम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें ऐड करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्लिनिकल एक्सपोजर आपका कितना है। अ, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस आजकल यही देखती हैं कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना है। तो जितना अच्छा ज्यादा हो सके अपने पोस्टिंग को हाईलाइट करिए, इंटर्नशिप कहाँ से करिए उसको हाईलाइट करिए, किस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, आपके स्किल्स क्या हैं उनको हाईलाइट करिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब आप लाइक अगर आपने किसी ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में काम किया है, आप लिख सकते हैं, दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। तो सीवी स्टैंड आउट करने के लिए ये सारे, अब मैं हमने भी इंटरव्यूज लिए थे, कोई भी स्टूडेंट ये लिखते ही नहीं है, वो सिर्फ ये लिखते हैं हमने यहाँ वर्कशॉप करी थी वहाँ वर्कशॉप करी, बट आपने पेशेंट्स कौन से देखे, वो हम और ज्यादा यहाँ जानते हैं यहाँ बिकॉज पे आप। आई थिंक, जी, यहाँ पे आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन अच्छा काम आता है। अगर खुद पता हो कि हमने आधे कितने पेशेंट देखे हैं, वही कितने सर्जरी कितने पेशेंट देखे हैं, ये केस थे, तो इंटरव्यू पूछे तो हम बता पाएंगे, वरना इंटरव्यू पूछे हम बता ही नहीं पाएंगे। तो अगर लीड है, हमने आईसीयू में 15 केसेस देखे हैं, कार्डियो के 2, एब्डोमिनल सर्जरी के 3, एम्पुटेशन के 1, लेकिन अगर हम्म बता ही नहीं पाएंगे कितने केसेस देखे, क्या देखे हैं, तो इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि तो झूठ बोल रहे हैं, इतने केसेस देखे ही नहीं है। जब देखे होंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे। तो वही चीज अगर हम लोग शुरू से डॉक्यूमेंट करके रखेंगे तो हम लोग बता पाएंगे। हम्म। तो ये चीज सीवी में ऐड करना बहुत जरूरी है, मतलब इट मेक्स योर सीवी स्टैंड आउट, आपने क्लिनिकली कुछ किया। सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देखता, मतलब बस नाम के लिए है। मैं सर बीएससी में आया हूँ, बीएससी में किसी ने मार्क्स नहीं मांगा, बस सीवी जो दिया था बस वही। मैंने यहाँ यहाँ काम किया 2 महीने, यहाँ 3 महीने, यहाँ 4 महीने काम किया है, बस ना सर्टिफिकेट कोई मांगा है, ना मार्क्सिट मांगा, कुछ नहीं, बस सीवी देख के और इंटरव्यू लेके हो गया, आ जाओ। बेसिकली यही है, आपने काम कितना किया है वो जानना चाहते हैं लोग, तो आपके हम्म। सीवी में वो होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग चलते हैं। हम्म। बस आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हम लोग किसी दिन क्लिनिकल टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। जी और सर, डेफिनेटली, श्योर सर। अभी आप कहाँ हैं सर अभी? मैं अभी मालदीव्स में मालदीव्स, ग्रेट। ठीक है सर, तो एंजॉय कीजिए आप प्रोजेक्ट मालदीव्स डेवलप में। कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सही है सर, सही है।
कीजिए कीजिए डेवलप, फिर आइएगा इंडिया में, फिर इंडिया में आते डेवलप कीजिएगा, अगर अगर कोई करने दिया तो। तो हाँ, ये भी है। ठीक है सर, तो मिलते हैं जल्दी। ठीक है फिर। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।